टेबल याद है सबको? यस सर। जरा बता दो भाई क्या टेबल थी। बोलिए। सर पहले एलिमेंट होगा, उसके बाद सेकंड वो रो में 0.35 इंटू इलेक्ट्रॉन ऑफ द nth शेल एक्सक्लूडिंग द टेस्ट इलेक्ट्रॉन। उसके बाद थर्ड में 0.85 इंटू n-1 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद सर स्क्रीनिंग कांस्टेंट, उसके अच्छा, बाद ये आप एफ। जो बता रहे हैं सब पढ़ के बता रहे हैं कि आपको याद है सब? सर याद भी है पढ़ के, लेकिन बताया। वेरी गुड। नहीं, पढ़ के बताइए तो मुझे समझ गया था, मैं सोचा अभी झूठ बोलोगे तो फिर मैं बताता हूँ आपको। पढ़ के बताया वो समझ आ रहा था। याद हो गया है तो अच्छी बात है। यस सर। ऐसे ही बनाया था टेबल हम लोगों ने। यस सर। केहू याद है टेबल आपको? हाँ ये हाँ थोड़ा बहुत धीमे आया है, तेज आना चाहिए अगर याद है तो। पक्का याद है? हाँ सर, मतलब ये याद ही है सर। बोलने में कॉन्फिडेंस लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो कि आपको याद है? सर याद तो बोलते डर लग रहा है, आप ऐसा कुछ पूछ दोगे जो मैं नहीं बोल पाऊंगी। तो जब याद है तो फिर क्यों डर लग रहा है? याद है मतलब याद है, दैट्स इट। पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लो, जब आपको कोई चीज आती है तो आती है। नहीं तो ये मालूम क्या होगा, एग्जाम में जब आता हुआ क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा इस चक्कर में तो। सर हमने सेकंड पीरियड कर लिया है। हे भगवान, अभी मुझे किसने बोला था कि नहीं किया है? क्या है ये? सर मैंने बोला फॉर द सेकंड पीरियड तक हो चुका है। फर्स्ट पीरियड मैंने कराया नहीं। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप कराया था। ये बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन भी किया है। यस सर। यस सर। अरे यार वेरी बैड। हाँ, गंदे बच्चे हो तुम लोग सब। वापस इतना सारा मेहनत से बनवा दिया मेरे से। मुझे एग्जैक्टली लास्ट क्या लिखा था वो पढ़ के बताओ जल्दी से। सर सेकंड पीरियड ही सेकंड किया है। पीरियड के लिए लिखवाया था। सर अच्छा, ये फाइनल वेरिएशन बताया था? नो नो हाँ कि सर। ना? डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड वेरिएशन। नो सर। नो सर। नहीं सर। अच्छे से सब लोग देख लो। हाँ सर पक्का ऐसा कुछ नहीं बताया। ऐसा नहीं कराया कुछ सर। पक्का ना? मैं लिखूं आगे फिर बोल दोगे कि ये भी किया था। सर आपने सिर्फ ग्रुप 1 ग्रुप 2 और सेकंड पीरियड करवाया था एंड उसके बाद बंद करवा दिया था। ठीक है चलो। ये जो भी चीजें हम अभी आपको बता रहे हैं इनका इम्पोर्टेंस डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। इनडायरेक्टली का मतलब जब हम अभी क्वेश्चंस करना आपको बताएंगे तो वहां पर इनका यूज होगा। अदरवाइज इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस या इनसे रिलेटेड कैलकुलेशन कभी नहीं पूछा जाता। तो एक चीज अच्छी है कि अभी जो हम सीख रहे हैं इन पे क्वेश्चंस नहीं है तो कोई कैलकुलेशन या कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का टेबल मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए लिख रहा हूँ। जो एरोज बना रहा हूँ मैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से है, डाउन द ग्रुप लेफ्ट टू राइट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट आप लोग ने कैलकुलेट किया था, आप जरा चेक कर लीजिए। डाउन द ग्रुप इंक्रीज आया था और अक्रॉस द पीरियड भी इंक्रीज आया था। प्लीज जरा अपने अपने नोट्स में एक बार आप चेक कर लें अगर आपको नहीं दिख रहा है। और इसी तरह इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कांस्टेंट आया है, लेकिन ये कांस्टेंट सिर्फ एस ब्लॉक के लिए है। अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज है, ये फॉर रेस्ट डिक्रीजेज है। प्लीज जरा एक
सर आपने सेकंड वाले में ई एंड सी लिखा है ना? आप लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं? अभी Yes, आ रही है sir. सर, इससे पहले नहीं आ रही थी। अच्छा ठीक, मुझे लगा था ऐसे ही कुछ। अच्छा मैं कह रहा हूँ ये वेरीफाई किया आप लोगों ने दोनों पॉइंट्स? Yes, sir. हाँ, क्योंकि अब मैंने स्टार इसलिए लगाया है क्योंकि इससे पहले जो भी किया उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये बातें आपको याद रहेंगी तो। मैं आगे बढ़ाता हूँ स्लाइड थोड़ा। सर ये समझा नहीं क्या है सर, ये एससी और ईएनसी? हाँ सर, मुझे भी नहीं। हाँ हाँ सर मुझे भी नहीं समझा। सर ये है क्या सर, एससी और ईएनसी मतलब करना क्या आई शाबाश है बेटा। इसमें? मेरे सर ख्याल से हमने लास्ट एसई लेक्चर पे किया था स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और अभी भी मैंने बोला है लिखने से पहले। हाँ, यस सर। याद सुन पा रहे हैं? हाँ यस सर। तो अभी भी तो मैंने फुल फॉर्म बोल के ही लिखा था ना, तब आपने सुनना नहीं था क्या? सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके। पीयू आपका भी नेटवर्क प्रॉब्लम है? नहीं सर। तो मैंने बोला था, आप तो हाँ भी बोल रहे थे अभी तक, तो अचानक आप बोलने लगे, आपने सुना ही नहीं। नहीं सर, मैंने सुना वो शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बट सर आप जो ड्रॉ किए हो वो नहीं समझा। क्या चीज सर आप जो ड्रॉ किए हो वो नहीं समझा मुझे। ड्रॉ किया है? एरो लिखा है डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, और लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल लिखा है। आपने कैलकुलेशन किया था ना, ये उसका रिजल्ट लिखा है मैंने। समझ पाए कि नहीं? हाँ सर। तो रेस्ट के बाद क्या लिखा है? यहाँ पर तो जो ईएनसी वाला है ना सर, उसमें प्लस फॉर रेस्ट के बाद क्या लिखा है? डिक्रीजेज।
पीहू Yes, sir. जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है ऊपर पहली लाइन में। Atomic radius, it's defined as the distance between nucleus to outermost shell. 2 into radius is equals to diameter, which is known as bond length. On the ठीक। basis of अब मैं बता देता हूँ। देखिए रेडियस की डेफिनेशन वही है जो आपने फिजिक्स और मैथ में पढ़ी है। सेंटर से आउटर मोस्ट की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं, और आपने पढ़ा है 2 टाइम्स रेडियस को हम डायमीटर बोलते हैं। केमिस्ट्री में सिर्फ इतना चेंज है कि जिसे आप डायमीटर बोलते हो उसे हम बॉन्ड लेंथ बोलेंगे। दोनों का मतलब एक ही रहता है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद एटम के नेचर के बेसिस पे एटॉमिक रेडियस को हमने क्लासिफाई किया हुआ है 4 पार्ट्स में। पहला है कोवेलेंट रेडियाई, जिसे हम शॉर्ट में CVR लिखेंगे। दूसरा है वेंडर वॉल्स रेडियाई, जिसे हम VWR लिखेंगे। तीसरा है क्रिस्टल रेडियाई और मेटालिक रेडियाई, MR लिखेंगे। चौथा है आयोनिक रेडियाई, IR लिखेंगे। पैटर्न जरा समझ लीजिए। इन सब की डेफिनेशन बताएंगे आपको, इनके फैक्टर्स बताएंगे आपको, फिर इनके एप्लीकेशंस बताएंगे कि अब तक हमने जो भी पढ़ा उन पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट जो बोला है मैंने अभी? No, sir. पक्का? yes, ठीक sir. है, करिए कॉपी इसको।
देखिए जरा कोवेलेंट रेडियाई, और प्लीज जब समझाया जाए तो सुना करिए, देखा करिए। अगर आप लिखते रहेंगे ना, आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप लोग ध्यान से एक भी वर्ड अगर मिस कर दोगे ना, समझ में नहीं आएगा, फिर आप कुछ भी करते रहो, फिर आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी, अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे। देखिए कोवेलेंट रेडियाई, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में दो आपको एटम्स दिखाए हैं, कंबाइन हैं, इनके न्यूक्लियस के बीच की जो भी डिस्टेंस है उसे हमने डी बोला है। इसका हाफ अगर आप करेंगे तो एक एटम की रेडियस आपको मिल जाती है। ये फॉर्मूला लिखा है मैंने, CVR मतलब कोवेलेंट रेडियाई ऑफ एटम्स इज इक्वल टू हाफ इनटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसे हमने डी से रिप्रेजेंट किया है। किसी को कोई प्रॉब्लम इस फॉर्मूले में? नो सर। नो सर। चलिए नेक्स्ट फॉर हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक बोलते हैं जहां दो डिफरेंट एटम्स हो, A प्लस B माइनस, जैसे आपको HCl दिख रहा है, ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकता है, HBr हो सकता है। दो एटम्स अलग अलग तरीके के हैं और हमको इस मॉलिक्यूल की रेडियाई अगर निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू DA/2 प्लस DB/2 माइनस 0.09 डेल्टा X। एकदम सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज रखना होता है। DA क्या है, बॉन्ड लेंथ ऑफ एटम A, DB क्या है, बॉन्ड लेंथ ऑफ एटम B, डेल्टा X क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स। मैंने ये आपको एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बना के बता दिया है, एक एटम को आप A बोल दीजिए, एक को आप B बोल दीजिए। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम किसी को इसमें? सर वो आपने EX लिखा है? हाँ, एग्जाम्पल बोलते हैं उसको। अच्छा ओके। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर वो डेल्टा एक्स समझा दोगे? डेल्टा X बेटा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, आपको दिख रहा हो। यस सर। ये आपको वैल्यूज गिवन होगी, आपको मैं बोला ना सब कुछ गिवन होता है, A गिवन, B गिवन, डेल्टा X गिवन, वैल्यू पुट करो, यू विल गेट आंसर। ओके सर। डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट। ये इतना इजी है कि इसलिए पूछा ही नहीं जाता कभी, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है। आपको बता दिया कि DA 70 है, DB 80 है, डेल्टा X 0.2 है, अब वैल्यूज रखो, आंसर हो गया। ओके सर। एडिशन और सम करना है। सॉरी, बॉन्ड लेंथ जो है वो A एंड B जो रेडियस है दोनों सर्कल का हाँ, अभी अभी आपको बताया था ना बॉन्ड लेंथ क्या होता है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम। भाई अपना नेटवर्क सुधार लो, अगर पूरे लेक्चर में तुम्हारा नेटवर्क ही खराब रहेगा तो पढ़ाएंगे कब हम? पहली लाइन में भी आपने यही पूछा था, तब मैंने आपको तभी भी पढ़ के यही बताया था, बॉन्ड लेंथ क्या होता है। सर भाई समझा कि नहीं? सर सर हाँ, सर जो डी डी है मतलब वो दोनों एटम्स के न्यूक्लियस का बीच में जो डिफरेंस है वो है ना? हाँ, अगर कोई डी से कंफ्यूजन है तो मैं डी की जगह कुछ और लिख दूं? नहीं सर नहीं चलेगा। ऊपर का कॉपी हो गया है तो मुझे बताइए, मैं पेज स्विच करूं, चेंज करूं? जी सर 2 मिनट। ठीक है, लिख। सर आपके को प्लस माइनस क्या होता है? सर
बोलो क्या पूछ रहे थे आप? सर ए प्लस बी माइनस सी क्या है, प्लस माइनस? कहाँ ए प्लस बी माइनस मतलब? सर आपने वो दिया ना फॉर हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल ए बी प्लस माइनस। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जैसे HCl है, एक एटम ए हो गया एक एटम बी हो गया, आपको ए बी से प्रॉब्लम है, मैं हटा दूं? नहीं सर, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, HCl लिखा रहने दीजिए। नहीं, आपने वो प्लस माइनस दिया ना ऊपर, वो हाँ, तो चार्ज नहीं बताएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन है? ओके सर, थैंक यू। हो गया कॉपी? हाँ सर।
हो गया सर। सर एक रुको। मिनट। सर डिस्टेंस बिटवीन टू के बाद क्या लिखा? सक्सेसिव। सर नहीं, उसमें नहीं, MR में, ये ना M.R में। दिखा भी? हाँ सर, अभी बराबर। सर बोलिए। सर सर वैंडर वेल्स रेडियस में सर अगर 2 टाइम्स CVR लगाएंगे तो सेम वैल्यू आएगा? मुझे समझाने का मौका दीजिए, या तो आप लोग लिख लीजिए या तो मैं समझा दूं। सबका हो गया कॉपी? मैं समझाऊं? नहीं सर सर। एक मिनट, एक मिनट। सर वो क्या लिखा? क्रिस्टल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। कॉपी हो गया? हाँ सर। यस सर। सर वन अभी किसी का रह गया है तो बोल दीजिए। हाँ सर, एक लास्ट लाइन। यस सर, डन। देखिए जरा वैन डर वाल रेडियाई, आप देखेंगे तो डेफिनेशन सारी सेम ही लगेंगी आपको। इट इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियाई ऑफ, यहाँ पे डिफरेंस है। पहली वाली डेफिनेशन जो है वो एटम्स के लिए थी और ये मॉलिक्यूल्स के लिए है। तो यहाँ पे देखिए दो अलग अलग आपको मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है। तो इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को अब के इंटर न्यूक्लियर बोल रहे हैं, इसके फॉर्मूला वही रहा, वैन डर वाल रेडियाई इज इक्वल टू हाफ इनटू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये डेफिनेशन की खास बात यह है कि इनर्ट गैस एटम्स के लिए सिर्फ यही एप्लीकेबल है। इट इज द ओनली रेडियाई विच इज एप्लीकेबल फॉर इनर्ट गैस एटम। ये सबसे स्पेसिफिक बात है इसके लिए। बीच में कोई हमको अभी ज्ञान दे रहा था कि 2 टाइम्स ऑफ कोवेलेंट होती है, तो मैं उसको बता दूं कि इसे हम अप्रॉक्स बोलते हैं, ठीक है, पर कोई कैलकुलेशन नहीं होता, इसलिए डोंट यूज दैट। अप्रॉक्स 2 टाइम्स जो है CVR का वो वैन डर वाल रेडियाई होती है, बट ये कोई रिलेशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो अवॉइड करिए, यूज मत करिए इस बात को, बिल्कुल भी कहीं अप्लाई ना करें आप। बात समझ आ रही है? Yes. उन्होंने बोला तो मैंने लिख दिया, इसलिए अदरवाइज का कोई जरूरत नहीं होता। नेक्स्ट है मेटालिक रेडियाई, ये मेटल एटम्स में होती है। आपको सिर्फ एक डिफरेंस ही पकड़ना है हर बार, डेफिनेशन हमेशा सेम है। मेटल्स के लिए बोला जाएगा तो मेटालिक रेडियाई, कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के लिए बोला जाएगा तो वैन डर वाल रेडियाई, इनर्ट गैस के लिए बोला जाएगा तो वैन डर वाल रेडियाई,
कोवेलेंट एटम्स के लिए पूछा जाएगा तो कोवेलेंट रेडियाई, राइट। इसमें भी देखिए वही है, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ इंटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो मेरे हिसाब से जो चीजें आपको याद रखनी है कि कौन सा रेडियाई, कौन सा टर्म किसके लिए यूज होता है, वो ही आपको सिर्फ याद रखना है। डेफिनेशन भी आपको कभी नहीं पूछी जाएगी और ना ये हाफ इंटू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपसे कभी पूछा जाएगा। जो पूछा जाने वाला पार्ट है वहां तक अभी हम पहुंचे नहीं है, उसे हम अभी आपको कराएंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या इनका रोल है। नेक्स्ट आयनिक रेडियाई आप पैरेलली लिख लीजिए, जब सबका लिख जाएगा तब मैं समझाऊंगा। तो आपने क्या लिखा था? अप्रॉक्स 2x टाइम्स ऑफ क्यों, फिर नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था क्या जो छूट गया आपका? अभी पूछने के बाद ही हटाया मैंने बेटा उसको। सर नहीं, वो वर्ड VCR है कि CVR है? CVR है, कोवेलेंट रेडियाई के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। कॉपी हो जाए तो मुझे बताइए, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। हो गया सर। सर नहीं हुआ। सर आपने खाली वो ई में क्या लिखा है? आयोनिक Z- रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू 1 Z अपॉन। इफेक्टिव और Z by E। अभी ये सारी चीजों को अप्लाई करके हम आपको बताएंगे, ये फॉर्मूलेज हैं सारे कैसे यूज करने हैं।
Done, sir. हो गया भाई सबका? Yes, sir. सर जो ई में लिखा है वो एक बार पढ़ सकते हो आप? आई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव और जेड बाई ई। करूं एक्सप्लेन? Yes, sir. Yes, sir. चलो देखिए जरा, आयनिक रेडियाई, यहाँ पर सिर्फ एक ही बात याद रखनी, इफेक्टिव डिस्टेंस हम बोल रहे हैं, और ये आयनिक कंपाउंड्स में सिर्फ होगी। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाया है दो आयंस का, ये कैटायन है, दूसरा एनायन है। कैटायन को सी से और एनायन को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आपको पूरे कंपाउंड की रेडियाई निकालनी है तो आर सी यानी रेडियाई ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन करने से आपको मिल जाएगा। अगेन कैलकुलेशन नहीं होना है, न्यूमेरिकल नहीं आता है, इसके ऊपर कंपैरिजन आता है। उन कंपैरिजन को करने के लिए फैक्टर्स देखिए। फैक्टर ए में लिखा है एटॉमिक रेडियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ENC मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, CVR मतलब कोवेलेंट रेडियाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, और उसके बाद ई में लिखा है आयनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव और Z बाय E। अगर कॉपी हो गया है तो इन सब का एप्लीकेशन मैं बताऊं आपको? हाँ सर। Yes, sir. सर हाँ जी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मतलब? मैंने बोला मैं बताऊं आपको, तो मुझे बताने का मौका देंगे तब तो बताएंगे। ओके सर। देखिए जरा ध्यान से, और प्लीज जरा नेटवर्क को अपना संभाल करके सुन लीजिएगा एक बार में। यस सर। डाउन द ग्रुप हम कर रहे हैं। मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। लिथियम में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं? 2। पोटेशियम में कितने हैं? आपको दिख रहा है, मैंने अंडरलाइन किया है, नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं। यस सर। और अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? डिक्रीज। ये किसने पढ़ा है आपको कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होता है? आपने। ऐसा अच्छा, कहाँ पढ़ा है? प्लीज मुझे दिखा दें आप। Sir, सर increase इंक्रीज होता होता है, है। आपने लिखवाया भी। इनको अलग से लिखवाया होगा मैंने। तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होने से स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन साइज क्या होगा? इंक्रीज की डिक्रीज? ज्यादा होगा नीचे डाउन। ज्यादा होगा। तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस डाउन द ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। शेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। फैक्टर नंबर ए एंड फैक्टर नंबर बी दोनों अप्लाई करके हमने आंसर निकाला है। किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. पीहू आपने चेक किया, आपको मैंने अलग से लिखाया था क्या? No, sir, my mistake, sorry. ठीक है, इसको कॉपी करिए, मैं नेक्स्ट फैक्टर पे आता हूँ।
ऊपर वाला कॉपी हो गया है तो मैं नीचे वाला एक्सप्लेन करूं? Yes, sir. चलो जरा ध्यान से देखिए। अक्रॉस द पीरियड कर रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, आपको ये बताना है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अक्रॉस द पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है? डिक्रीज Increase. इंक्रीज होता है। ये डिक्रीज किसका हो रहा है वो प्लीज बताएं मुझे जरा, किसका डिक्रीज हो रहा है? बाकी लोगों का क्या हो रहा है? Increase. Increase, sir. अब अगर न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन बढ़ेगा या रिपल्शन बढ़ेगा? अट्रैक्शन Attraction. बढ़ेगा। अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि एक्सपैंड करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट। तो बस आंसर हमको मिल गया है। एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस द पीरियड डिक्रीजेस, और रीजन हम देंगे ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो आपका फैक्टर नंबर सी था। बट यहाँ एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि आप देखो हमने सिर्फ फ्लोरीन तक बनाया है, नियॉन जीरो ग्रुप हो गया, और जीरो ग्रुप में कौन सी रेडियाई होती है? क्यों भाई? अभी लिखाया है वैंडरवॉल रेडियाई। और वैंडरवॉल रेडियाई क्या होती है? हमने आपको लिखाया था लार्जर देन, सबसे बड़ी। तो ये सबसे बड़ी होने की वजह से जो साइज का ऑर्डर हमारा आता है वो ऐसा हो जाता है, वो सबसे बड़ी है, यानी कि वो लिथियम से भी बड़ी हो गई। समझ आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो अब अगर हम इसके बेसिस पे हम ओवरऑल वेरिएशन पीरियोडिक टेबल में दिखाएं, अब मैं जो लिख रहा हूं फिर से वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरिएशन बता रहा हूं। कि डाउन द ग्रुप ऑलवेज इंक्रीजेज and across the period always decreases, but कहां से कहां? from 0 group to 7A। ये समझ में आ रहा है इस बात का मतलब? यस सर। Yes, sir. अच्छे से देख लीजिए नेटवर्क वाले लोग, जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम आता रहता है। हाँ सर देख। बहुत अच्छा किया भाई। ठीक, अब एक और खास बात, ये जो भी डिस्कशन हम करते हैं वो S और P ब्लॉक के लिए होता है, याद रखिएगा ये बात जरूर से जरूर। डी ब्लॉक को हम लोग सेपरेट स्टडी करते हैं, उसे कंसीडर नहीं किया जाता। तो डाउन द ग्रुप ऑलवेज इंक्रीजेस, अक्रॉस द पीरियड ऑलवेज डिक्रीजेस। अब अगर ये टेबल आपको समझ आ गया, यहाँ पे स्टार लगाया है, तो आपको दोबारा ना तो कभी कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, ना तो ये एरो लगाना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको देख के आंसर दे देना है आपको। इज इट क्लियर? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए। सर मतलब अब तक आपने ना हाँ जो करा एप्लीकेशन है वो सिर्फ एस और पी के लिए ही है। यस सर, जो भी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एस और पी के लिए पढ़ते हैं, डी के लिए अलग से सब पढ़ा जाता है डी ब्लॉक में।
हो गया सर। सर सर हाँ, हो गया सबका कॉपी? हाँ सर। ठीक है। मैंने 3 फैक्टर ए बी सी आपको बता दिए हैं। आगे के फैक्टर्स को मैं एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूँ। आप चाहें तो पैरेलली कॉपी करें या बाद में कॉपी करने के बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। कॉपी करके बताइए मुझे। हो गया सर। सर एक नहीं हुआ।
Done, sir. हो गया भाई सबका? हाँ सर। ठीक है, चलिए देखिए जरा। कोवेलेंट बॉन्ड जो है 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल, डबल और ट्रिपल। यहाँ पे मैंने बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 कार्बन लिखा हुआ है, 2 कार्बन के बीच में। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, डबल है तो 1.34 एंगस्ट्रॉम और ट्रिपल है तो 1.2 एंगस्ट्रॉम। आपको वैल्यूज याद नहीं रखनी है, आप सिर्फ इतना देख के बता दीजिए कि जैसे जैसे बॉन्ड्स बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है? कम हो रही है। कम हो रही है। कम। तो साइज क्या हो रहा है इसका मतलब, कम की ज्यादा? कम। डिक्रीज। डिक्रीज। अब जरा फैक्टर नंबर डी पढ़ के बता दें क्या लिखा था? CVR is directly proportional to 1 by multiplicity of प्रोपोर्शनल bonds. लिखा है आपने? Inversely Inversely proportional. proportional to 1 यार upon आप लोग अगर नकल multiplicity भी of बराबर नहीं कर पाते हो तो एग्जाम में क्या करोगे? मतलब देख के गलत कॉपी कर रहे हो। देखिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स का मतलब क्या है, जैसे जैसे बॉन्ड्स का नंबर बढ़ रहा है साइज घट रहा है। समझ में आया? Yes, sir. अब यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन दिया एग्जाम्पल में, ये सी सिंगल बॉन्ड सी, ये सी डबल बॉन्ड सी, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी, तीनों में सबसे बड़ा कौन सा? C single bond. Single bond. ये हो गया। इसे ही हम लोग अगर थोड़ा आपने 10th में पढ़ा हो तो इथेन, इथीन और इथाइन सुना है कि नहीं सुना है सब? Yes, sir. तो पहला वाला इथेन, दूसरा वाला इथीन, तीसरा इथाइन बोल सकते हैं? यस। Sir. चलिए अब फैक्टर नंबर ई पर आ जाइए। ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पार्ट है, ऑलमोस्ट मुझे लगता है एवरी ईयर ही पूछा गया है इस पे क्वेश्चन। Z बाई ई क्या होता है? तो Z होता है एटॉमिक नंबर, E होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और IR इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z बाई E लिखा है। मेरे ख्याल से एटॉमिक नंबर्स हम लोगों को पता होंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7, 7, ऑक्सीजन का? 8, 8, वेरी गुड। क्लोरीन? 9, 9, 9, सोडियम? 7, 11, मैग्नीशियम? 12, 12, 13, 13. 13, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10, 10, 10, ऑक्सीजन में? 10, 10, क्लोरीन? 10, 10, 10, सोडियम? 10, 10, 10, 10. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z बाई E है, मतलब हम इसे E बाई Z लिख सकते हैं। यस सर। Yes, sir. अब आप बताएंगे इनमें सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे बड़ा नाइट्रोजन है 10 by और 7. Aluminium. छोटा है। सबसे छोटा? Aluminium. Aluminium. तो अब ये समझ लीजिए कि इसे सबसे ज्यादा क्यों पूछा जाता है। ठीक है, उसका रीजन ये क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन है। ठीक, और कैलकुलेशन करने के लिए एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। तो आपको सब याद होगा तब आप कैलकुलेट करोगे, तब आप सॉल्व करोगे, जिसमें टाइम लगने वाला है और मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पार्ट यही है। अब आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। उसका मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। करिए कॉपी। हो गया सर। पर नहीं हुआ है। जब तक एक भी बच्चा ना बोलेगा तब तक मैं कुछ करने वाला नहीं, इसलिए आप आराम से करिए। हाँ हो गया, नहीं हो गया, फिर एक बोलेगा हो गया, फिर एक नहीं हो गया, कोई जरूरत नहीं है। मैं स्टार्ट करने से पहले आपसे पूछूंगा, अगर किसी का भी ना होगा तो मैं रुक जाऊंगा। कर लीजिए आप फास्ट।
हो गया? हाँ Yes, sir. सर। चलिए भाई, बहुत बड़ा काम हो गया। ये क्या लिखा है? बोलिए भाई। Stoichiometric coefficient. ओह माय गॉड, इतना डिफिकल्ट वर्ड। और कोई? और कोई? इतना घुटनों पे जोर नहीं देना था। दिस इज सिंपली शॉर्टकट इन शॉर्ट। Okay, sir. क्या होता है इस्तीहा? देखिए जरा शॉर्टकट क्या है। कभी भी आपको आयनिक रेडियाई कंपेयर करनी है तो किसी भी एटम पे जितना नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना बड़ा होगा, और पॉजिटिव एटम पे जितना चार्ज होगा वो उतना छोटा होगा। मैं एक आपको रैंडम एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखिए जरा। हमें नहीं पता ए क्या है, लेकिन अगर हमें कह रहे हैं कि इनमें साइज बताओ, तो साइज का ऑर्डर क्या होना चाहिए? A-3, A-2, A-1। बस। अब देखिए, आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि ए क्या है, ए का इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, कुछ नहीं सोच रहे हो आप। इसी तरह A+, A+2, A+3। अभी बताओ सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? A+, A+2, A+3। हाँ, तो आंसर देने में आपने क्या सोचा कि ये एटम कौन सा है, इलेक्ट्रॉन कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है? नहीं सर। बिल्कुल सिमिलर वे में आपके सामने ये लिखा है N-3, O-2, F-1। बताओ सबसे बड़ा कौन? N-3, O-2, F-1। हो गया। Na+, Mg+2, Al+3। बड़ा कौन? Na+, Mg+2, Mg, Al। Na+Mg2+। देखो ये वही आंसर है जिसे हमने बहुत सारे कैलकुलेशन से निकाला था, और हम यहाँ पे शॉर्टकट से डायरेक्ट कर दिया हमने। ठीक है। अब मे बी आप में से कोई बोलेगा कि हम ये तो सॉल्व भी कर सकते थे, इसमें कौन सा बड़ा टास्क है। तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप मुझे आंसर दीजिए। आपसे Sn+2 और Sn+4, इन दोनों में से बड़ा कौन है? या Mn+2, Mn+4, Mn+7 में बड़ा कौन है? या फिर Cr3+3, Cr+6 बड़ा कौन है? या Fe, Fe+1, Fe+2, Fe+3 बड़ा कौन है? या फिर Cl- और Cl+3 बड़ा कौन है? मैंने ये इतने क्वेश्चन दिए, और मैं पक्का गारंटी से बोल सकता हूं कि शायद ही इनमें से किसी को इनके एटॉमिक नंबर्स याद हों। क्या किसी को टिन का एटॉमिक नंबर याद है? नो सर। बोलिए। क्या किसी को Mn का एटॉमिक नंबर याद है? 25। Mn का 25, वेरी गुड। लेड का एटॉमिक नंबर याद है? बोलिए। तो कहीं ना कहीं आप फंसोगे जरूर एटॉमिक नंबर में, लेकिन आप जरा शॉर्टकट अप्लाई करके देखें। Sn+2 और Sn+4 में बड़ा कौन है? Sn+2 और उसके बाद Sn+2। Mn+2, Mn4, Mn7 में बड़ा कौन है? Mn+2। Mn+4। Cr3, Cr6 में बड़ा कौन है? Cr3। Cr3। इसमें Fe0, 1, 2, 3 में बड़ा कौन है? Fe। Cl- Cl+3 में बड़ा कौन है? Cl-, Pb+2, Pb4 में? Pb+। तो आप देखिए, आपने इतने कम टाइम में इतने आंसर्स दिए हैं, जबकि आप कैलकुलेशन कर रहे होते तो एटॉमिक नंबर से लेकर के सारा कैलकुलेशन आपको चेक करना पड़ता। सर आप डी वाला एक बार बता सकते हो? डी वाले में बेटा Fe के ऊपर चार्ज ही नहीं है, ये 0 है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया, और Fe ने एक भी नहीं लूज किया। तब आप बताइए बड़ा कौन सा होगा? ओके सर, समझा सर। किसी का कोई डाउट? No, sir. सर इसमें ऐसा जिसने ज्यादा लूज किया वो छोटा होता है।
हाँ जी, लूज करना मतलब छोटा ही होना होता है। भाई सबको सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, मैं आगे का करूं। हो गया है कॉपी? हाँ सर। सर एक मिनट। Yes, sir. यस सर। जिसका रह गया है कर लो फटाफट। डन? यस सर। यस सर, डन। तो इसमें डायरेक्ट टेबल फॉर्मेट में ही पूछेंगे क्वेश्चंस। मतलब तो मतलब एग्जाम में इसमें डायरेक्ट टेबल फॉर्मेट में पूछे कि जैसा पहले किया था ना, ऐसा पूछेगा कि नॉर्मल से वैसा क्वेश्चन किया? मॉड्यूल है आपके पास? हाँ है। एक बार देखिएगा जरा क्वेश्चन कैसे आते हैं। कॉपी कर लीजिए फिर मैं एक्सप्लेन करूं। सर आपने कहा लिखा है ए एटॉमिक। AI। ये कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है सर, नेटवर्क में जब प्रॉब्लम आती है ना तब ऐसा होता है।
हो गया। Done, sir.
हो गया सबका कॉपी? एक्सप्लेन कर दूं मैं अब? यस सर। चलिए समझिए, मैंने सब बोला था कि एस और पी ब्लॉक के लिए हमने ट्रेंड पढ़ा है। डी ब्लॉक का हम आपको सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं, डिटेल स्टडी हम डी ब्लॉक की डी ब्लॉक में ही करते हैं। ये जो हमने पहली 2 लाइनें लिखी हैं हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एटॉमिक रेडियाई 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, मेजर स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो साइज हमेशा ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो साइज हमेशा कम होता है। अब यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक को हम सेपरेट स्टडी क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है कि यहाँ पे कोई भी रेगुलरिटी नहीं है। जैसे आप एस और पी में आपने देखा अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज था, डाउन द सॉरी डिक्रीज था, डाउन द ग्रुप इंक्रीज था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे साइज का ऑर्डर बहुत अजीब है। स्कैंडियम टू क्रोमियम अगर हम देखेंगे तो साइज डिक्रीज करता है, कॉपर टू जिंक हम देखेंगे तो साइज इंक्रीज करता है, क्रोमियम टू कॉपर अगर आप साइज देखोगे तो ये ऑलमोस्ट सेम है। तो ये तो 3 अलग अलग वैरायटी दिख रही है। अब इनके रीजंस क्या होंगे तो आप देखिए जरा, अगर डिक्रीज कर रहा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट और ईएनसी में से क्या डोमिनेट कर रहा है? ENC। तो हमसे रीजन पूछा जाएगा तो हम क्या देंगे? डिक्रीजेस ड्यू टू ईएनसी इज डोमिनेटिंग ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट। पक्का ईएनसी स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा होगा इसीलिए साइज डिक्रीज हुआ है। अच्छा अब इंक्रीज बोल रहे हैं तो क्या रीजन दे दें? SC dominate. Increase due to स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग ओवर ईएनसी। अगर ऑलमोस्ट सेम है तो क्या रीजन देंगे? Same. Screening effect and ENC are same. हाँ, इसका मतलब पक्का ये भी कहीं ना कहीं बैलेंस हुआ होगा। तो ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इक्वल टू ईएनसी, द एग्जैक्ट टर्म इज यूज्ड फॉर दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा, इसे हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कभी भी हमसे बोला गया कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या कंडीशन है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट उसका ईएनसी को बैलेंस कर रहा होगा। अगर ये डी ब्लॉक में होता है तो इसे हम डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, एफ ब्लॉक में होगा तो एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। पर जहां भी साइज सेम होगा रीजन हम यही देने वाले हैं। दिस इज फॉर एटॉमिक रेडियाई। अब अगर हम आयनिक रेडियाई देखें तो ये डिक्रीज करती है, और जब कभी भी डिक्रीज करेगी तो एक ही रीजन होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन ईएनसी। तो एकदम रेगुलर डिक्रीज करती है, ये हो गया। और प्लीज क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है हमको, ऊपर एटॉमिक रेडियाई है और नीचे आयनिक रेडियाई, 2 अलग अलग चीजें हैं, मिक्स मत करिएगा। इसे कॉपी करिए तो मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताता हूँ। बोलिए। तो फिर अलोंग द पीरियड आयोनिक रेडियाई डी ब्लॉक के लिए डिक्रीज ही करेगा ना? कहाँ से डिक्रीज कर रहा है आप देखो, डिक्रीज फिर सेम फिर इंक्रीज, कैसे रेगुलर हुआ? वही तो कह रहे हैं रेगुलर नहीं है इसलिए तो सेपरेट आउट किया। तो फिर आपने वो आयनिक रेडियाई का नीचे डाला है ना सिंबल? दैट इज आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई रेगुलर है। तो मैंने आयनिक रेडियाई पूछा। सॉरी, हाँ आयनिक रेडियाई रेगुलर है पर एटॉमिक रेडियाई इरेगुलर है। कैसा? सर आप बार बार म्यूट हो रहे। नहीं, मैं अपने आप को म्यूट कर देता हूँ ताकि डिस्टरबेंस ना आए। हो गया सर। सबका हो गया? यस सर। सर 1 सेकंड सर, 1 सेकंड रुकिए। अभी तक आपसे जब पूछ रहे थे तो बोलने में प्रॉब्लम था आपको? सर मैं लिख रहा था, सॉरी। तो लिखते समय बोलना मना रहता है क्या?
हो गया सर, थैंक यू सर। हो गया ना? यस सर। ये मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, आपको अरेंज करना है। जो सबसे बड़ा है वो सबसे पहले होगा और जो सबसे छोटा है वो सबसे लास्ट में। पहले आप कॉपी करिए, सॉल्व करिए, फिर आंसर बताइए। सर जे में आप क्या लिखे हो? नाइट्रोजन, फास्फोरस, विस्मत, Bi। आप लोगों को एलिमेंट आइडेंटिफाई ना हो तो आप पीरियोडिक टेबल रेफर कर सकते हैं।
कॉपी हो गया भाई सबका? हाँ सर, सॉल्व भी हो गया। सॉल्व हो गया? सबका हो गया भाई सॉल्व? यस हाँ सर। सर। वेरी गुड। तो एक एक करके आंसर्स बताना शुरू करें फिर। आप लोग आंसर भेजे तो है नहीं किसी ने। सर आप खाली 1 मिनट रुक सकते हो? अभी क्या करना रह गया? नहीं सर, बस चेकिंग वगैरह 1 मिनट रुक करिए। हाँ सर, हो गया। चलो भाई, पहले में बताइए सबसे H बड़ा कौन सा है? माइनस, H0 और H प्लस। HO HO H plus H minus HO H माइनस H प्लस। ये ऑर्डर होना चाहिए। H माइनस H0 H प्लस। सही है। यस सर। दूसरा सही है। हाँ सर। सही है। यस सर। बता दीजिए भाई किसी का गलत हो तो अभी भी। यहाँ तक सबका सही है? नहीं सर, रॉन्ग हुआ था। क्या चीज? सर हुआ था थोड़ा रॉन्ग। कौन सा रॉन्ग हुआ? सर डी। डी में क्यों रॉन्ग हुआ? सर आप ऐसे पता कैसे चलता है आपको? मुझे कैसे पता चलता है? ये तुम्हारा क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा सुन के। पीरियोडिक टेबल है तुम्हारे पास? हाँ सर। उसको पढ़ना पड़ता है, उसको याद करना पड़ता है। जब वो याद हो जाता है तो सब काम आसान हो जाता है। तो मैं सारे रेफर करने के एलिमेंट्स लिए याद करने हैं। बिल्कुल, पीरियोडिक टेबल आप ही की उम्र के लिए बना हुआ है। बुढ़ापे में थोड़ी ना पढ़ा जाएगा पीरियोडिक सर टेबल। 117 एलिमेंट्स हो सबके सब। सर 118 है इसमें, तो अच्छा, पूरा अब मैं कैसे बोलूं? याद होगा? अब मैं बोलूं? मैं इतनी देर से आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, SNP SNP SNP, सिर्फ उतना ही चाहिए आपको। और एक दिन में पूरा याद नहीं होगा। आप एक एक ग्रुप तो याद करो। और रेफर करने के लिए मैं जो बोलता हूँ वो इंटेंशनली बोलता हूँ, क्योंकि रेफर करने से याद होगा। आप बैठ के रट्टा मारोगे कभी याद नहीं होगा। लेकिन आप रेफरिंग करोगे ना तो याद होने लगता, हाँ ये एलिमेंट ऊपर था, ये नीचे था। बस वही एक मेथड है। आप ये सोचोगे जैसे बचपन में लेके बुक याद करते थे, वो कभी भी नहीं होगा। देखिए, जी राइट है और एच राइट है कि नहीं? हाँ सर। यस सर। ये राइट है। सर मतलब वो सर। एलिमेंट्स छोटा बड़ा वैसे करते हैं ना? अरे वाह, समझ गई तुम। करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज को हिंदी में वही बोलते हैं। बड़ा छोटा क्या बोलना चाहते हो? बोलिए। नहीं मतलब एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे प्लेस नहीं, होता मैं है। तो सिर्फ आपसे बोला था जो बड़ा है उसकी तरफ आप बता दो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बस दैट्स इट। मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो बोला नहीं है आपसे। मैंने तो आपसे बस ये पूछा है जो बड़ा है वो मुझे बता दो। समझा कि नहीं? हाँ सर। सो हाँ। सो एफ बता सकते हो एक बार? एफ, हाँ, आप पीरियोडिक टेबल प्लीज उठाएं अपनी। हाँ है सर। कि नहीं पीरियोडिक टेबल? जरा देख करके बताइए टिन किस पीरियड में आता है और लेड किस पीरियड में आता है। अच्छा वैसे, हाँ हाँ सर सर। बार बार बोल रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल रेफर करो।
समझा कि नहीं समझा? सर समझा। हाँ सर। समझा सर। ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमसे। हमने अभी तक जो भी आज सीखा, नॉट आज सीखा, टिल टुडे जो सीखा, क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था ये सब, उनमें से क्वेश्चंस का पार्ट सिर्फ ये है। बाकी सारे टर्मिनोलॉजी थी ताकि आपको टर्म पता रहे, एटॉमिक का मतलब क्या है, कोवेलेंट का मतलब क्या है, तो वो आपको सिर्फ आइडिया के लिए बताया था। और क्वेश्चन का फॉर्मेट यही है, साइज पर क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा। और आप लोग अपनी पीरियोडिक मॉड्यूल को सॉल्व करना शुरू कर दें। कम से कम साइज वाला पोर्शन तो आप कर ही सकते हैं। अभी नेक्स्ट पे हम आयनाइजेशन एनर्जी आपको कराएंगे, वो इससे थोड़ा अलग होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। और जब जब डिफिकल्ट होगा तभी क्वेश्चन बनेगा। जो चीजें इजी हैं उन पे क्वेश्चंस नहीं बनते। ठीक है? ओके सर। यस सर। हाँ, अब आप लोग मॉड्यूल सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो पाएगा ना मॉड्यूल? यस सर। यस जो सर। नहीं आएगा एज यूजुअल आप मार्क करके रखिए, चैप्टर खत्म होने के बाद डिस्कशन में उसे डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। चलो, ओके गाइस, गुड बाय। थैंक यू सर। बाय थैंक सर। यू सर। बाय सर। बाय बाय बाय। सर। थैंक